से दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के भाग 3 को शुरू करेंगे, जिसमें आज हम मुख्य तौर पर चर्चा करेंगे पाठ्यक्रम का संकल्पनात्मक अनुभवजन्य परिप्रेक्ष्य, कॉन्सेप्चुअल एम्पिरिसिस पर्सपेक्टिव ऑफ करिकुलम। मतलब इससे पहले वाले वीडियो में हमने समझा था कि पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है परंपरावादी दृष्टिकोण के अनुसार। ट्रेडिशनलिस्ट जो हैं वो किस तरीके से जो हमारा करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसको परिभाषित करते हैं, ये सब हमने समझा था कल। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आज हम पाठ्यक्रम का जो अर्थ है उसको कॉन्सेप्चुअल एम्पिरिसिस्ट जो हैं, विचारक हैं, यानी संकल्पनात्मक अनुभवजन्य वादी जो लोग हैं, वो किस तरीके से परिभाषित करते हैं वो समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो वर्ड है संकल्पनात्मक अनुभवजन्य, इसका क्या मतलब होता है। देखिए, मैंने पहले भी समझाया था कि पाठ्यक्रम जो है वो क्या है, एक साधन है। इस इमेज के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट है उसको कहाँ तक पहुँचना है, एम्स ऑफ एजुकेशन तक पहुँचना है, यानी शिक्षा के उद्देश्यों तक पहुँचना है। और स्टूडेंट को शिक्षा के उद्देश्यों तक पहुँचाने वाला जो टूल है, जो माध्यम है, वो क्या है, करिकुलम है। तो जिस तरीके का करिकुलम होगा वो प्रभावी है शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, तो बहुत अच्छा होता है। अगर करिकुलम सही नहीं है तो शिक्षा के उद्देश्यों की भी प्राप्ति नहीं होती है। करिकुलम से रिलेटेड हमारे पास 4 पर्सपेक्टिव्स हैं जो कि हमारे सिलेबस में है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ट्रेडिशनलिस्ट, कॉन्सेप्चुअल एम्पिरिसिस्ट, रिकॉन्सेप्चुअलिस्ट और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। परंपरावादी, संकल्पनात्मक अनुभवजन्य, पुनर्संकल्पनावाद और सामाजिक निर्मितवाद, ये हमारे पास अवधारणाएं हैं, जिसमें से हमने ट्रेडिशनलिस्ट अप्रोच पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्चुअल एम्पिरिसिस्ट की। तो ये क्या होता है, आप देखिए इसमें 2 वर्ड हैं, एक तो है कॉन्सेप्चुअल और दूसरा है एम्पिरिसिस्ट। मतलब ये जो लोग हैं जो इस अप्रोच को मानते हैं, उनका कहने का मतलब ये है कि जो कॉन्सेप्चुअल एम्पिरिसिस्ट जो लोग हैं वो बोलते हैं कि जो हमारा करिकुलम होना चाहिए वो एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होना चाहिए, जो कि ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो कॉन्सेप्ट कैसे बना हो, एम्पेरिकल बेस्ड हो। एम्पेरिकल बेस्ड का मतलब क्या होता है? एम्पेरिकल बेस्ड का मतलब होता है कि वो एक्सपीरियंस से जुड़ा हो, यानी कोई किस्से कहानियाँ नहीं, पूरा का पूरा हमने उसको अनुभव किया हो, एक्सपीरियंस किया हो, उसका डेटा के आधार पर हमने उस कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया हो, यानी उस अवधारणा को बिल्ड किया हो। कैलकुलेटिव हो, यानी हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से क्या किया हो, मापा हो, मेज़र किया हो, है ना। और कैसा होना चाहिए, साइंटिफिक रूल पर बेस्ड होना चाहिए। तो ऐसा जब कॉन्सेप्ट होता है, यानी ऐसी जो अवधारणा होती है, उससे जब हम क्या बनाते हैं, करिकुलम बनाते हैं, तो वही कॉन्सेप्चुअल एम्पिरिस्ट कहलाता है। यानी कॉन्सेप्चुअल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाना है जो कि एम्पेरिकल पर आधारित हो। एम्पेरिकल का मतलब क्या होता है? एम्पेरिकल का मतलब होता है बिल्कुल साइंटिफिक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, जिसको हम देख सकते हैं और जिसे हम प्रमाणित कर सकते हैं, यानी प्रूव कर सकते हैं। वही चीज़ों से बना हुआ हमारे को एक कॉन्सेप्ट चाहिए, और उस कॉन्सेप्ट को हम कहाँ लगाएंगे, करिकुलम में लगाएंगे। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा एक मतलब समझाने के लिए बताया कि कॉन्सेप्चुअल एम्पिरिसिस्ट का मतलब क्या होता है। आप पूरी अवधारणा याद ना रखें कि इसका जो नाम है कॉन्सेप्चुअल एम्पिरिसिस्ट का मतलब क्या है। जैसे ऐसा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्चुअल का मतलब है ऐसा कॉन्सेप्ट या ऐसी अवधारणा या ऐसी संकल्पना जो कि किस पर बेस्ड हो, एम्पिरिकल डेटा पर बेस्ड हो। एम्पिरिकल डेटा का मतलब क्या होता है, अनुभवजन्य डेटा। अनुभवजन्य डेटा मतलब जिसका हमने अनुभव कर रखा हो, है ना। अनुभव कैसे होता है कि मैंने बच्चे से प्रश्न पूछा, है ना, बच्चे को मैंने पढ़ाया, एक टेक्निक से मैंने पढ़ाया, बच्चे को समझ में आ गया। ऐसा ही मैंने 100 बच्चों के साथ किया, उसी टेक्निक
को पढ़ाया और बच्चों का एक सेम रिजल्ट आया, तो मैं समझ गया कि ये जो टेक्निक है, मेरी टीचिंग टेक्निक है, ये बहुत सही है, क्योंकि 100 बच्चों पर मैंने इसको एक्सपेरिमेंट किया है। तब मैं क्या करूँगा, एक कॉन्सेप्ट बनाऊंगा कि ये वाली जो टेक्निक है ये सही है, अब मैं इसको क्या कर दूंगा, अपनी करिकुलम में ऐड कर दूंगा। तो इस तरीके का जो पूरी मानसिकता है ये कॉन्सेप्चुअल एम्पिरिसिस्ट के अंदर आती है। धीरे धीरे हम इसको समझेंगे कि क्या होता है। आइए सबसे पहले जानते हैं इसकी मुख्य अवधारणा और परिभाषा, कोर कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। कॉन्सेप्चुअल एम्पिरिसिस्ट जो हैं, इनका जो पूरा पर्सपेक्टिव है, इसकी क्या परिभाषा, इसकी क्या डेफिनेशन है, ये क्या कहता है। इसका ये कहना है कि दिस पर्सपेक्टिव व्यूज करिकुलम एज सोशल साइंस। ये जो पर्सपेक्टिव है वो करिकुलम को कैसे देखता है, एक सोशल साइंस की तरह देखता है। किसकी तरह देखता है, सोशल साइंस की तरह देखता है। द कोर आइडिया इज दैट एजुकेशन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियंस। इसका जो पूरा एक मेन आइडिया है, पूरी जो पर्सपेक्टिव है, वो एक ही धारणा पे टिकी हुई है कि किससे कहानी नहीं चाहिए, हमें पर्सनल ओपिनियंस नहीं चाहिए, व्यक्तिगत जो आपके विचार हैं वो नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, बट ऑन साइंटिफिक लॉस, थ्योरीज एंड एम्पेरिकल डेटा। हमें साइंटिफिक चाहिए सब कुछ, वैज्ञानिक नियम होने चाहिए, वैज्ञानिक सिद्धांत होने चाहिए और एम्पेरिकल डेटा होना चाहिए, यानी अनुभवजन्य डेटा होना चाहिए। यानी आपने पहले उसका अनुभव कर रखा हो और उसके बाद जो आपने डेटा कलेक्ट करा हो उसी का यूज़ करना है हमारे को, किससे कहानी नहीं करनी, ठीक है। तो ये इसकी एक कोर, एक जनरल आइडिया आपको मिल सकता है इस पर्सपेक्टिव का। वैसे इसकी एक वास्तविक परिभाषा भी है, ओरिजिनल डेफिनेशन भी है। वो क्या कह रही है इसके बारे में, वो ये है कि कॉन्सेप्चुअल एम्पिरिसिस्ट्स व्यूज करिकुलम एज अ फील्ड ऑफ इंक्वायरी। क्या है, ये एक इंक्वायरी की फील्ड है, ग्राउंडेड इन द मेथडोलॉजीज ऑफ द सोशल साइंस। इंक्वायरी कैसे करनी है, सोशल साइंस के जो मेथड्स हैं, जो सिद्धांत हैं, सोशल साइंस में भी मेनली साइकोलॉजी और सोशोलॉजी, इन दोनों के जो सिद्धांत है इनका यूज़ करते हुए आपको इंक्वायरी करनी है ना। और इंक्वायरी का जो एम होगा वो क्या होगा, एमिंग टू डिस्क्राइब, यानी उसको एक्सप्लेन करना है, प्रिडिक्ट यानी उसका पूर्वानुमान लगाना है, एंड कंट्रोल एजुकेशनल फिनोमिना थ्रू एम्पेरिकल एविडेंस। क्या करना है आपको, जो एजुकेशनल फिनोमिना है, एजुकेशन का जो पूरा एनवायरनमेंट है उसको आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना आना चाहिए, प्रेडिक्ट करना आना चाहिए, कंट्रोल करना आना चाहिए। इसके लिए आपको क्या बनानी है, कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं। और ये कॉन्सेप्ट कैसे बनेंगे, किस्से कहानियों से नहीं, केवल अपने दिमाग से नहीं कि ऐसा होगा तो ऐसा बन जाएगा, मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा नहीं। इसके लिए आपको चाहिए बिल्कुल एक सटीक डेटा चाहिए, एम्पेरिकल डेटा चाहिए। इसके लिए आप यूज़ करेंगे क्या, थ्योरीज़ को यूज़ करेंगे। कौन कौन सी थ्योरीज़, जो सोशल साइंस की थ्योरीज़ हैं, मेनली साइकोलॉजी और सोशोलॉजी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चलना है। तो ये आपको थोड़ा बहुत पता चला होगा कि पर्सपेक्टिव क्या है। मैंने सारे एलिमेंट इसके अंदर बताया है कि जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो साइंटिफिक बेस्ड है, एम्पेरिकल डेटा बेस्ड है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये जो कॉन्सेप्चुअल एम्पिरिसिस्ट यानी संकल्पनात्मक अनुभवजन्यवादी जो लोग हैं ये कौन हैं। यानी ये जो संकल्पना अनुभवजन्य विचारधारा, ये परिप्रेक्ष्य है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, या ये जो वर्ड है ये सबसे पहले किसने यूज़ किया। तो कॉन्सेप्चुअल एम्पिरिसिस्ट ये जो वर्ड है सबसे पहले विलियम एफ पाइनर ने यूज़ किया था। किसने किया था, विलियम एफ पाइनर ने। कब किया था, 1975 के अंदर। इनकी एक बुक है करिकुलम थ्योराइजिंग द रिकॉन्सेप्चुअलिस्ट 1975। इसके अंदर सबसे पहले विलियम एफ पाइनर ने इस वर्ड को यूज़ किया था और उन्होंने करिकुलम से रिलेटेड जितने भी परिप्रेक्ष्य थे यानी पर्सपेक्टिव से उनको डिवाइडेशन भी किया था। उन्होंने करिकुलम को 3 भागों में बांटा था। यानी वे लोग जो केवल परंपराओं की बात करते हैं, जो कि केवल किस्से कहानियों की बात करते हैं, जो कि विचारों पर आधारित हैं, थॉट्स पर बेस्ड हैं, उनको उन्होंने ट्रेडिशनिस्ट कहा था। फिर सेकंड उन्होंने डिवाइड किया कॉन्सेप्चुअल एम्पिरिसिस्ट्स
ये कैटेगरी बनाई। और तीसरा उन्होंने बताया रिकॉन्सेप्चुअलिस्ट। ट्रेडिशनलिस्ट हम पढ़कर आ चुके हैं कि कौन व्यक्ति होते हैं, जिसमें टाइलर और हिल्डा का नाम हमने पढ़ा था। फिर इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल एम्प्रेसिस्ट के अंदर आज हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसके कौन है, विलियम एफ एट्रिक तो आपको समझ में आ गया, और भी इसके संस्थापक हैं जिसमें हम आगे इनको भी डिस्कस करेंगे इस चीज़ में। तो एक आपको पर्सपेक्टिव की डेफिनेशन क्लियर हुई। इसको सबसे पहले इस वर्ड का यूज़ किसने किया था, कौन इसके मतलब फाउंडर हैं, वो भी आपको पता चल गया। अब ये जो फाउंडर हैं, ये जो विचारक हैं, ये पाठ्यचर्या को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। इनके अनुसार पाठ्यचर्या क्या है, डेफिनेशन ऑफ करिकुलम अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव। तो हमारा पाठ्यक्रम कैसा हो, इस विचारधारा के अनुसार हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो करिकुलम इज अ हाईली स्ट्रक्चर्ड प्लान ऑफ मेजरेबल बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग आउटकम्स डिजाइन यूजिंग एम्पेरिकल रिसर्च टू एफिशिएंटली मॉडिफाई एंड गाइड स्टूडेंट बिहेवियर। मतलब पाठ्यचर्या अनुभवजन्य अनुसंधान यानी एम्पेरिकल रिसर्च के आधार पर तैयार किए गए मापने योग्य, मेजरेबल होने चाहिए, व्यवहारिक उद्देश्यों यानी मेजरेबल बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स का एक अत्यधिक संरचित ढांचा है। हाईली स्ट्रक्चर्ड प्लान, हमें बिल्कुल भी इसको क्या नहीं करना है, एकदम कहानियों पे लेके नहीं जाना है। इसको बिल्कुल एक तरीके से हमें क्या बनाना है, स्ट्रक्चर्ड वे में बनाना है, जिसे छात्र के व्यवहार को यानी एक स्टूडेंट के बिहेवियर को हम समझ सकें, बदलने और निर्देशित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको, इसकी डेफिनेशन है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि एक ऐसा हमारे को करिकुलम चाहिए, इस करिकुलम के अनुसार हम क्या करें, बिल्कुल कुछ स्टेप्स को फॉलो करें और हमारे पास आउटपुट आ जाए। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जैसे चाय बनती है, चाय कैसे बनती है, उसका एक डिफाइंड प्रोसेस है। इसी तरीके से अगर आप एक स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज लाना चाहते हैं तो उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं। ये स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करो तो ये हो जाएगा। तो इतना कॉन्क्रीट जो, या फिर हम इतना साइंटिफिक है कि इस तरीके के मॉडल्स भी आए हैं, ऐसा कुछ हुआ है? तो हाँ, हुआ है। आप बोलेंगे कि ये जो करिकुलम के मॉडल्स हैं, ऐसा कोई करिकुलम आया भी है या नहीं आया है? तो आपके सामने तमाम ऐसे मॉडल्स आपको मिल जाएंगे जो कि कॉन्सेप्चुअल एम्पिरिसिस्ट पर्सपेक्टिव पर बेस्ड हैं। उनमें से 5 मैं आपके सामने लाया हूं। जैसे गैगनेस के 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये जो मॉडल है ये पूरा का पूरा किस पर बेस्ड है? कॉन्सेप्चुअल एम्पिरिसिस्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जिसके कौन है? रॉबर्ट एम गैगने हो गए, या बेंजामिन ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी किसने नहीं पढ़ी? ये पूरी की पूरी ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी किस पर बेस्ड है? कॉन्सेप्चुअल एम्पिरिसिस्ट में, जिसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हो तो फिर आपका काम होने लग जाता है। ठीक है, इसी तरीके से एडी मॉडल है। एडी मॉडल यूएस आर्मी या फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी 1975 में इसको बनाया था। फिर डिक एंड कैरके सिस्टम अप्रोच, ये भी रिलेटेड है किससे? इससे। इनके नाम आपको याद रखने हैं। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, ये सारे के सारे। हिंदी के लिए हम बोल सकते हैं गैगने का सीखने के घटनाओं का मॉडल, ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण, एडी निर्देशात्मक डिजाइन मॉडल। ये आप पांचों के पांचों मॉडल आप याद रख सकते हैं कि रियल लाइफ के अंदर ये जो मॉडल है इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, करिकुलम के ऐसे कुछ मॉडल्स हैं जो कि किस पर बेस्ड है? कॉन्सेप्चुअल एम्पिरिसिस पर बेस्ड हैं। अब थोड़ा बात कर लेते हैं इस पर्सपेक्टिव की विशेषताओं की, कि क्या क्या विशेषताएं हैं। तो मुख्य तौर पर इसकी 4 विशेषताएं हैं। कि सबसे पहले तो ये साइंटिफिक मेथडोलॉजी पर बेस्ड है, यानी वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित है। करिकुलम बनाने से पहले मतलब इसके जो करिकुलम है वो पूरा का पूरा किस पर बेस्ड होता है? वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित होता है। बिहेवियरिज्म एंड मेजरमेंट, यानी व्यवहारवाद और मापन, इन दोनों का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तीसरा है प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल, पूर्वानुमान और नियंत्रण। इससे करिकुलम ऐसा बनाया जाता है जिससे हम पहले से ही पता लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है आगे, और उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। ऐसा एक करिकुलम डिज़ाइन करने का
ये विचार करते हैं और ऐसा बनाते भी हैं। फिर की प्रोपोनेंट्स, मतलब जो उसके मुख्य समर्थक है उनके बारे में भी हम देखेंगे। मोटा मोटा तौर पर ये समझ लिया हमने। इसके हम ये समझ सकते हैं कि यूजेस हाइपोथेसिस, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी क्या है, मतलब कि इसमें यूजेस हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन एंड स्टैटिकल्स एनालिसिस टू टेस्ट इफ अ टीचिंग मेथड वर्क्स। हम क्या करते हैं, एक टीचिंग मेथड्स को टीचर्स अलग अलग टीचिंग मेथड से पढ़ाते हैं। अब हम ये देखते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं कि कितने बच्चे कितना वर्क कर रहा है ये टीचिंग मेथड कितना वर्क कर रहा है। अगर वर्क करेगा तो इसको करिकुलम में जोड़ेंगे, नहीं तो इसको हटा देंगे। इस तरीके से साइंटिफिक मेथोडोलॉजी का यूज होता है। फिर बिहेवियरिज्म एंड मेजरमेंट में क्या होता है कि फोकसेस ओनली ऑन गोल्स दैट कैन बी सीन, टेस्टेड एंड मेजर्ड, है ना। केवल और केवल ऐसे उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है जिनको हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जिन्हें हम देख सकते हैं, परख सकते हैं और मेजर्ड यानी कि उसको माप सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेस्ट स्कोर्स और ग्रेड्स, इनको हम देख सकते हैं। एक पेपर होता है, पेपर के बाद मार्क्स आते हैं और मार्क्स से हमें बिल्कुल पता चल जाता है कि बच्चा कितना स्टडी पे इफेक्टिव है। ठीक है, बिल्कुल हम ये बात नहीं करते अरे नहीं उसके घर में ये प्रॉब्लम है, नहीं। हम केवल किस पर ध्यान देते हैं, मार्क्स पर ध्यान देते हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी कमी भी है जो अब हम आगे पढ़ेंगे। प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल का काम भी करता है कि एम्स टू क्रिएट अ प्रेडिक्टेबल सिस्टम वेयर अ स्पेसिफिक इनपुट गिव्स अ स्पेसिफिक आउटपुट। ठीक है, एक इनपुट दिया जाता है, इनपुट मतलब टीचर एक टीचिंग स्टाइल से पढ़ाता है, फिर उसका एक आउटपुट आता है कि स्टूडेंट से कितना लर्न हुआ, कितना उसको समझ में आया। अगर ये आउटपुट सही आता है यानी हमारा जो इनपुट था वो सही था, यानी हमने जो करा था वो सही था, इसलिए जो आउटपुट आया वो भी सही आया, इसलिए इसको जोड़ सकते हैं हम। ये होता है डेटा कलेक्शन। ये होता है एम्पेरिकल यानी अनुभवजन्य, यानी हम अनुभव लेकर डेटा कलेक्ट करते हैं। हम केवल ये नहीं करते, जैसे जो प्लेटो था उसने क्या करा था, उसका आइडियलिज्म पूरा का पूरा विचारों पर आधारित था। उसने सोचता था, कल्पना की दुनिया। जब उससे पूछा कि ग्राउंड पे इसको कैसे उतारेंगे, तो वो एकदम कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो कल्पना हम कितनी भी कर सकते हैं, लेकिन उसका ग्राउंड लेवल पर उसका इम्प्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वही चीज हमें इससे, इस थ्योरी या इस पर्सपेक्टिव से सीखने को मिलता है। ठीक है, आगे है की प्रोपोनेंट्स की, इसके प्रमुख समर्थक कौन कौन से हैं। तो रॉबर्ट गैगने, इनका नाम याद रखना है आपको। रॉबर्ट गैगने जैसे जो की प्रोपोनेंट्स ऑफ ट्रेडिशनलिस्ट अप्रोच, उसके कौन थे, टायलर और हिल्डा। वैसे ही इसके याद रखना है रॉबर्ट गैगने, जॉर्ज पॉसनर और केनेथ स्ट्राइक, ये तीनों के तीनों नाम आपको याद रखने। और रॉबर्ट गैगने का तो मैंने आपको मॉडल भी बताया कि 9 स्टेप्स होते हैं लर्निंग के। अगर आपको किसी बच्चे को कुछ सिखाना है तो उन्होंने बिल्कुल 9 स्टेप्स दे रखे हैं। अगर आप उन 9 स्टेप्स को फॉलो करते हो तो एक बच्चा बिल्कुल सीखेगा। ये साइंटिफिक प्रूवन है, उन्होंने एक पूरा मॉडल दिया है इसके। ब्लूम टैक्सोनॉमी इससे रिलेटेड है, एडी, ये सारे के सारे मॉडल्स हैं जो कि इस पर बेस्ड हैं। इसके गुणों की बात कर लेते हैं तो ये एविडेंस बेस्ड होता है, साक्ष्य आधारित होता है, क्लियर गोल होता है इसका, प्रिसाइज एवोल्यूशन होता है, यानी कि बिल्कुल भी इसके अंदर प्रिसाइज एवोल्यूशन, सटीक मूल्यांकन, मतलब स्टैंडर्डाइज एक पेपर रखा जाता है और फिर मूल्यांकन होता है। इसमें किसी का भी कोई अदर रोल नहीं होता है। साक्ष्य पर आधारित का मतलब ये होता है कि शोध पर, रिसर्च पर आधारित होता है ये। फिर क्लियर गोल्स लगाए जाते हैं, बच्चे को भी पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है, टीचर को भी पता होता है कि हमें कैसे पढ़ाना है। तो जो स्टडी होती है, लर्निंग और टीचिंग होती है, वो दोनों की दोनों ईजी हो जाती हैं। ठीक है, फिर आता है सटीक मूल्यांकन, यानी स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं इसके अंदर, और एक मेरिट बनाई जाती है, एक मैट्रिक बनाई जाती है, जो कि अगर इतने मार्क्स लाओगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो अगर इससे कम आएंगे तो फिर आपको वापिस से, इसका मतलब है आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं है, इसलिए आप क्या करो, वापिस इसको पढ़ो। ठीक है, इसके दोष क्या है? इसके दोष ये हैं कि इग्नोर ह्यूमन एलिमेंट्स, यानी मानवीय तत्व की उपेक्षा करता है। मानव को तो कुछ समझता ही नहीं है ये। रिजिडिटी यानी लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कठोरता बहुत है, बहुत ज़्यादा कठोरता है, अभी देखेंगे इसको। किल्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को बिल्कुल किल्स कर देता है। और ओवर रिलायंस ऑन टेस्टिंग, यानी परीक्षा पर अत्यधिक निर्भरता, परीक्षा के आधार पर ही बच्चा योग्य है इस बात को निर्धारित किया जाएगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता बच्चे के पास भी। तो मतलब अगर बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है तब भी उसको पढ़ना पड़ेगा, यानी उसकी रुचि नहीं है
और उसको आगे बढ़ना है तो उसको करना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा भेजा मार कर। एक वो जो स्टैंडर्ड मार्क्स होते हैं उसको पार करना पड़ेगा। ट्रीट्स स्टूडेंट्स लाइक इनपुट आउटपुट और मशीन, इग्नोरिंग देयर यूनिक इमोशंस एंड पर्सनल बैकग्राउंड। कोई ध्यान नहीं रखा जाता, इग्नोर किया जाता है उनके यूनिक इमोशंस को। हर एक बच्चा कोई मशीन नहीं होता, ठीक है, उनके यूनिक इमोशंस होते हैं, तो वो इसको बिल्कुल इग्नोर कर देता है। इसी तरीके से रिजिडिटी यानी कठोरता होती है इसके अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब बिकॉज एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड, सब कुछ प्री प्लान्ड होता है एंड स्ट्रिक्टली स्ट्रक्चर्ड। बहुत टीचर्स कैन नॉट चेंज द लेसन बेस्ड ऑन क्लासरूम सिचुएशन। अगर बच्चों का मन नहीं है पढ़ने का तो ये तो सब प्री प्लान्ड है। मतलब हम तो तैयार कर कर आएंगे, हमें तो पढ़ाना है तो हम पढ़ाएंगे। बच्चे रो रहे हैं, हंस रहे हैं, मन नहीं है उनका, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे को पढ़ाना है, हमने आज ये पॉइंट्स तैयार करें, हमें बच्चों को पढ़ाना है। इस तरीके से तो रिजिडिटी बहुत ज़्यादा है, चेंज नहीं हो सकता कुछ भी। किल्स क्रिएटिविटी, ओवर फोकस ऑन स्टैंडर्डाइज गोल्स स्टॉप्स टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स और एक्सपेरिमेंटिंग विथ न्यू आइडियाज़। मतलब एक खांचा तैयार कर दिया जाता है, उसी के अंदर आपको सोचना है, टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ये चीज़ होती है। ओवर रिलायंस ऑन टेस्टिंग, जैसे मैंने बताया कि सारा का सारा किस पर टेस्ट होता है, मतलब टेस्ट पे बेस होता है। टेस्ट में अगर पास हो तो आप क्रिएटिव, मतलब क्रिएटिव की तो बात ही नहीं आती है, मतलब आप सही हो, नहीं तो आप बेकार हो, ये चीज़ होती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इस पर्सपेक्टिव पे बेस्ड यानी ऐसा कोई करिकुलम है भी या नहीं, ये जो पर्सपेक्टिव आपने बताया कॉन्सेप्चुअल एम्पिरिसिस्ट जो पर्सपेक्टिव है, इस पर बेस्ड कोई करिकुलम है या नहीं, रियल लाइफ में कोई एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, उसके बाद बताऊँगा कि आज के समय पर बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, हमें ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित एक संकल्पना बनाते हैं, करिकुलम बनाते हैं, जिसके अंदर अलग अलग पर्सपेक्टिव्स के एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है। लेकिन आप फिर भी आप पूछेंगे कि इस पर्सपेक्टिव पर बेस्ड कोई करिकुलम है, तो हाँ है। कुछ विशिष्ट मतलब संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर ही चलता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप बात करेंगे मिलिट्री एंड एविएशन ट्रेनिंग में, तो मिलिट्री के अंदर बिल्कुल कि पूरा का पूरा जैसे पायलट होता है, पायलट को इनपुट दिया जाता है कि ये इनपुट है, इसको आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ये इंस्ट्रक्शन है, ये स्टेप्स है, इनको फॉलो करोगे तो प्लेन अच्छे तरीके से उड़ पाएगा, एक आप अच्छे पायलट बन पाओगे। अगर कोई स्टूडेंट इन इनपुट्स को एज इट इज़ फॉलो करता है, यानी अपने दिमाग में और उसको व्यवहार में लाता है, और फिर उसका आउटपुट बिल्कुल जो तय किए गए स्टैंडर्ड्स हैं उस पर खरा उतरता है, तभी जाकर वो उसको पार कर पाएगा, यानी पायलट बन पाएगा। नहीं तो अगर वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई तो उसको हटा लिया जाएगा। कॉर्पोरेट स्किल्स के अंदर सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, आपने देखा होगा, जैसे खान अकेडमी हो गई, ये जो कोडिंग सिखाते हैं उसमें क्या होता है, डुओलिंगो हो गई, एक ऐप है डुओलिंगो, उसमें इंग्लिश सिखाते हैं, लैंग्वेज सिखाते हैं, ठीक है। उसके अंदर बहुत लेवल बटे रहते हैं, अगर आपने पहला लेवल कंप्लीट नहीं किया तो वो दूसरे लेवल पर जाने नहीं देगा आपको, ठीक है। तो कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ मेजरमेंट्स होते हैं जिनका आपको फॉलो करना पड़ता है, तभी जाकर आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरीके से अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस है, ABA, इसके अंदर इनका जो पूरा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ये चार आपको मैंने सामने रखे हैं। इन चारों में आप ये देख सकते हैं कि पूरा इनका जो इंडस्ट्रीज़ हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका पूरा जो करिकुलम है वो किस पर बेस्ड होता है, कॉन्सेप्चुअल एम्पिरिकल पर बेस्ड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने पाठ्यक्रम का संकल्पनात्मक अनुभवजन्य परिप्रेक्ष्य यानी कॉन्सेप्चुअल एम्पिरिसिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ करिकुलम को पढ़ा, जिसमें हमने ये जो परिप्रेक्ष्य उसकी परिभाषा को समझा अच्छी तरीके से, पाठ्यक्रम की परिभाषा को समझा इसके अकॉर्डिंग कि इसके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम की क्या परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ करिकुलम क्या है, परिप्रेक्ष्य की विशेषताएं देखी कि इसकी विशेषताएं क्या होती है, करिकुलम की जो विशेषताएं वो क्या होती हैं, करिकुलम के गुण देखे, दोष देखे और उदाहरण भी समझा कि रियल लाइफ में इसके कौन कौन है, और विचारक भी देखे, ठीक है। तो बहुत कुछ जानने को मिला आज की इस वीडियो के अंदर। अगर कुछ समझ में नहीं आया है या फिर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अब आगे मिलेंगे हम रिकॉन्सेप्चुअलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ करिकुलम, इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।